बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और अब जाकर के इसका प्रचार प्रसार भी कल शाम तक थम चुका है। कल सुबह उठ करके इसकी वोटिंग के लिए तमाम लोग निकल करके जाएंगे और वोट देंगे। चारों सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं और इन चारों सीटों को लेकर के मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा रहा है। लेकिन आखिर इस मुकाबले में बाजी कौन मारेगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सत्ययुग न्यूज़ देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। चारों की चारों विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार जो हैं वो डट कर अपना प्रचार प्रसार कर चुके हैं। लेकिन अब जाकर के अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रचार प्रसार तो हो गया, तमाम पार्टियों ने अपनी जीत का दम भी भर दिया। हर उम्मीदवार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो जीतेंगे, लेकिन आखिर बाजी कौन मारेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कल उठ करके जब वोटिंग होगी तो फिर कल सबके भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। उसके बाद नतीजे आएंगे। नतीजे जब आएंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर कहां से कौन अपनी सीटें बचाने में कामयाब हुआ है या फिर कौन दूसरे की सीटें उड़ा कर लेकर चला गया है। आपको बताते हैं कि इस चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी जो एक चीज़ देखी गई वो ये देखी गई कि चारों सीटों, यानी कि बात कर रहे हैं हम इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी की, इन चारों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। और इन चारों सीटों पर एक बड़ा ही आश्चर्यजनक चीज़ है। कहीं पर किसी का कोई बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं पर किसी की बहू, तो कहीं पर कोई अपने पुराने कैंडिडेट पर दोबारा से दांव लगाए हुए है। बात कर रहे हैं अगर तमाम पार्टियों और गठबंधनों की, तो 3 सीट फिलहाल इस उपचुनाव में राजद के पास है और इन तीनों सीटों पर जीतकर राजद को ये साबित करना है कि आखिर राजद बिहार की सबसे नंबर 1 पार्टी क्यों है। और बिहार की नंबर 1 पार्टी होने के साथ साथ राजद को आने वाले विधानसभा चुनाव को एक झलक भी लोगों को दिखानी पड़ेगी, तब जाकर लोग जो हैं वो राजद पर कहीं ना कहीं एक बार फिर विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि इसे जो है वो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अगर बात करें उपचुनाव की, उपचुनाव में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी जीतन राम मांझी के पुराने सीट से चुनाव लड़ रही हैं। जीतन राम मांझी इमामगंज से विधायक थे, लेकिन सांसद बनने के बाद उनकी ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद उन्होंने अपनी बहू को टिकट दिया है। ये टिकट लेने के बाद दीपा मांझी जो है वो चुनाव लड़ रही हैं और वहाँ से अपने ससुर की सीट बचाना अब उनके ऊपर है। वहीं बात करें अगर बेलागंज की, तो बेलागंज से सुरेंद्र यादव विधायक थे, जिनके बाद अब उनके बेटा विश्वनाथ यादव चुनाव लड़ रहे हैं। विश्वनाथ यादव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए लालू यादव खुद बेलागंज में पहुंचे हुए थे, लिहाजा विश्वनाथ यादव के ऊपर भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है कि विश्वनाथ यादव भी वहां से जीत कर दिखाए। आरजेडी की बात करें अगर, तो इन तमाम पार्टियों में, तमाम चुनावों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी आरजेडी की दिख रही है। सबसे अगर बात करें तो ज़्यादा टेंशन आरजेडी को है, वो भी इसलिए क्योंकि आरजेडी को 3 सीटें मिली है और इन तीनों सीटों को निकालना आरजेडी की जिम्मेवारी है। क्योंकि बात करें अगर एक सीट जो कि महागठबंधन के भाकपा माले के खाते में गई है, तरारी की सीट, वहाँ से भाकपा माले के पूर्व विधायक और अभी के सांसद सुदामा प्रसाद थे। सुदामा प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद सीपीआई माले ने राजू यादव को वहाँ से टिकट दिया है। लेकिन अगर बात करें तो एक सीट के अलावा बाकी की तीनों सीटें लालू यादव की पार्टी के खाते में है, लिहाजा सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी आरजेडी की बनती है। लेकिन आरजेडी का एक समीकरण इन दिनों हिलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो है MY समीकरण। MY समीकरण बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दाव पेंच भी आरजेडी के तरफ से किए जा रहे हैं। इसको लेकर के बीते कुछ दिनों पहले उसामा साहब जो आरजेडी में शामिल हुए थे, उन्होंने तक जाकर बेलागंज में आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। विश्वनाथ यादव के लिए उन्होंने प्रचार किया और वोट भी मांगा। उसामा साहब और लालू यादव, तेजस्वी यादव, बात करें अगर तो राजद और महागठबंधन के बड़े बड़े नेता जाकर के वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, जिसके बाद से कई पार्टियों के नेता ये बातें कहने लगे कि आखिर ये डर किस बात की है, ये डर आखिर हारने की है या फिर कोई समीकरण लालू यादव और आरजेडी से छूट रही है, जिसको बचाने के लिए इतनी कवायद की जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां जो है वो इस अग्नि परीक्षा से होकर के गुजरने वाली हैं।
ये अग्नि परीक्षा सबसे बड़ी अगर देखी जाए तो प्रशांत किशोर के लिए भी है। प्रशांत किशोर ने जब से जनसुराज अभियान की शुरुआत की थी, फिर इसके पार्टी बनने तक से लेकर के चुनाव लड़ने तक, जनसुराज के प्रशांत किशोर ने काफ़ी ज़्यादा बयानें दी, काफ़ी ज़्यादा बातें कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर किसी के ऊपर उन्होंने बातें कही है और हर किसी को सीधे सीधे चुनौती भी दी है। जनसुराज के इस चुनाव में चारों सीटों पर उम्मीदवार हैं और इससे प्रशांत किशोर की जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रशांत किशोर ये दावा तो कर रहे हैं कि तमाम सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले हैं, लेकिन वो आज इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं तो उन्हें साबित भी करके दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक अग्नि परीक्षा के तौर पर देखी जा रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी के लिए ये सबसे ज़्यादा अहम वक्त है जब इन्हें इन चारों सीटों में से चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को जीत हासिल करने के बाद देखा जाएगा कि आखिर प्रशांत किशोर 25 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कितने तैयार हैं, उनकी पार्टी कितनी मजबूत है और कितना दमखम वो रखते हैं एनडीए और महागठबंधन से मुकाबले के लिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुकाबला कहीं नहीं है, प्रशांत किशोर की पार्टी ही जीतेगी। लेकिन बात करें अगर इन चारों सीटों की, तो इन चारों सीटों में से एक भी सीट प्रशांत किशोर की पार्टी की नहीं है। प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाई है और नए उम्मीदवार भी उतारे हैं, लेकिन वहाँ से इसमें से 3 सीटें महागठबंधन की है और 1 सीट एनडीए जो कि जीतन राम मांझी की है। जीतन राम मांझी वहाँ से जीत हासिल किए हुए थे, वही 3 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद अब इन तीनों सीटों पर एक बार फिर महागठबंधन के लिए चुनौती है और खासकर राजद के लिए चुनौती है। 1 सीट इमामगंज भी बचाने की तैयारी है और जो बाकी की 3 सीटें हैं वहाँ भी महागठबंधन को अच्छा परफॉर्म करना है। बात करें अगर दीपा मांझी जो कि इमामगंज से चुनाव लड़ रही हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी है कि वो अपने ससुर की सीट बचाएं, ससुर की सीट बचा करके वो वहां से विधायक बने। वहीं अगर बात करें बेलागंज की, तो बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा वहां पर लालू यादव, तेजस्वी यादव और हिना साहब और साहबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब पहुंचे हुए थे उनके लिए वोट मांगने के लिए। इससे लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब विश्वनाथ यादव की भी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो भी वहाँ से जीत कर दिखाए और राजद की सीट को वापस लेकर के आए। वहीं तरारी और रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ से जगदानंद सिंह के परिवार पर राजद ने एक बार फिर भरोसा जता करके जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह की जगह अब अजीत सिंह को टिकट दिया गया है। सुधाकर सिंह सांसद बन गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर चुनाव हो रहा है और सुधाकर सिंह की जगह पर उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा अजीत सिंह की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो भी वहाँ से जीतकर पार्टी की जो सीट है वो बरकरार रखे। और इन सब से बढ़कर एक चीज़ जो है वो ये है कि ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये सेमीफाइनल चुनाव है, क्योंकि असली जो खेल है वो तो 25 में होगा। 25 को लेकर के कहा जा रहा है कि ये चुनाव में जो जीत गया, जिसने अपने आप को साबित कर दिया, 25 में वो टिक पाएगा। वहीं प्रशांत किशोर को लेकर के कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अगर इन 4 सीटों में से एक भी सीट निकाल लेते हैं तो प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से जो दावे भरे जा रहे थे उसमें काफ़ी बड़ी एक बात साबित होगी। 2025 में प्रशांत किशोर क्या सही में महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के सामने एनडीए गठबंधन, इन दोनों गठबंधनों को टक्कर दे पाएंगे, या फिर प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी बिगुल बनकर रह जाएंगे? ये भी एक साबित करने वाली बात होगी। हम आपको एक ओवरव्यू बताते हैं कि आखिर कौन कैसे कहाँ से जीत रहा है। बात करें अगर तरारी से, तो तरारी की सीट भाकपा माले के खाते में ही वापस जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं हम एक ओवरव्यू बता रहे हैं, नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, ये भी बातें आप ध्यान में रखें। वहीं अगर बात करें रामगढ़ से, तो रामगढ़ से राजद अपनी सीट बचाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कड़ी टक्कर है रामगढ़ में, कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर इसलिए है क्योंकि जिस उम्मीदवार पर बीजेपी ने भरोसा जताया है उस उम्मीदवार ने 2020 में सुधाकर सिंह को चुनौती दी थी। सुधाकर सिंह और
अशोक सिंह के बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ी टक्कर देखी गई थी, जिसके बाद से ये दोबारा से अगर रिपीट हो और अगर अशोक सिंह ज़्यादा मेहनत करते हैं तो फिर राजद का वहाँ से अपनी सीट निकालना मुश्किल है। वहीं अगर बात करें इमामगंज की, तो इमामगंज में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। फिर बात करें अगर राजद भी वहाँ से चुनाव लड़ रही है और एनडीए गठबंधन की तरफ से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में जीत आखिर किसकी होगी? त्रिकोणीय मुकाबले के बाद पलड़ा भारी तो जीतन राम मांझी की दिख रही है, लेकिन हो कुछ भी सकता है क्योंकि मुकाबला कड़ी टक्कर का है। इस बार प्रशांत किशोर को लेकर के भी ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर आखिर किसका वोट बैंक उड़ाते हैं, कौन किसकी कुर्सी खींच कर लेकर के जाता है। ये एक देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। कल वोटिंग है, यानी कि 13 नवंबर को इसकी वोटिंग होगी और फिर जाकर के चुनावी नतीजे निकल करके आएंगे और उस दिन पता चलेगा कि आखिर किसके दावे सच थे और किसके दावे खोखले थे, कौन अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है और कौन अपनी जगह गंवा चुका है, ये भी देखना होगा। एनडीए जो 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए की सिटिंग सीट फिलहाल एक ही है, लेकिन अगर एनडीए इसमें से अगर कोई भी सीट उड़ा कर ले जाती है तो फिर सीधे सीधे एनडीए महागठबंधन इंडिया गठबंधन को पछाड़ कर आगे निकल जाएगी। वहीं अगर बात करें प्रशांत किशोर की पार्टी अगर एक भी सीट जीत जाती है तो उनका भी जो अस्तित्व है वो बरकरार रहेगा। प्रशांत किशोर की जो बातें हैं उसको लेकर के कहा जाएगा कि हाँ, प्रशांत किशोर ने जो बातें कही थी वो उन्होंने साबित भी करके दिखाई है। प्रशांत किशोर की पार्टी सही में 2025 में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों को कड़ी टक्कर दे करके रहेगी और लिहाजा जो मुकाबला है वो 25 में त्रिकोणीय देखने को मिलेगा। सिर्फ इंडिया और एनडीए के बीच में नहीं, बल्कि 3 जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले में प्रशांत किशोर की पार्टी, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन तीनों के बीच में चुनाव देखा जाएगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर चुनावी बिगुल बनकर रह जाते हैं तो फिर मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच में ही 25 में माना जाएगा। प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है। बीते कई समय से प्रशांत किशोर जो है वो घूम घूम करके अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन साबित तो तभी होगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। चुनावी नतीजे क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।